हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 मेरा बचपन। ये कहानी है, बढ़ते हैं। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछोना, वह नंगे बदन, वह नंगे पाँव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है। तो यहाँ पर जो लेखक है जिसने ये कहानी लिखी है वो अपने बचपन को याद कर रहा है कि बचपन पे कैसे करते थे। वो बिछोना जो है, टूटा हुआ घर और बिछोने पे बैठे रहते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पैर घूमते रहते थे, खेतों में घूमना, कपड़े भी नहीं पहनते, मतलब जब ज़्यादा गर्मी हो जाती थी तो ऐसे ही घूमते रहते थे, आम के पेड़ पर चढ़ना, सारी बातें मतलब जैसे याद करते तो ऐसे लगता है कि आंखों के सामने सब कुछ फिर से आ गया। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। तो बता रहे हैं कि अपने उनके जो चचेरे भाई यानी कि चाचा का जो लड़का था, जिसका भाई था, उसका नाम है हलदर, उसके साथ में दूसरे गाँव में जाते थे एक मौलवी के पास पढ़ने के लिए। मेरी उम्र 8 साल थी। हलदर मुझसे 2 साल जेठे थे, जेठे मतलब बड़े थे। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना लेते थे, मतलब जो खाते थे खाने का। रामलीला में भी आनंद आता था। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था, जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से में बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन में पात्रों की सजावट शुरू होने लगती और मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता हूँ। तो यहाँ बता रहे हैं कि रामलीला जब देखते थे ना, छोटे थे तो वहाँ गांव में रामलीला होती थी तो उसमें भी बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वो रामलीला का मैदान भी मेरे घर के पास था। और रामलीला के मैदान के पास जाने के लिए वो जो पात्र यानी कि जो कैरेक्टर्स थे वो जो तैयार होते थे वो उस घर में तैयार होते थे, और वो घर राइटर के बिल्कुल घर के पास था। तो दोपहर में ही वहाँ चला जाता था और देखता रहता था, और वो छोटे मोटे काम बोल देते कि ये ला दो वो ला दो, वो खुशी खुशी वो सब उन्हें ला कर देता था, कर देता था, और इतनी खुशी से करता था कि इतनी खुशी से तो आज वो अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाते हैं। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है, तो ये गेम भी वो लोग खेलते थे, ये वाला गिल्ली डंडा, ठीक है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है, यानी कि खुश हो जाता हूँ कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लोन की ज़रूरत, न कोट की, न थापी की, मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली। तो इसमें क्या, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना तो आपको कोट चाहिए, ना स्पेशल उसके लिए मैदान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको बस एक डंडी चाहिए, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है। गुल्ली बना ली, उससे जो एक टहनी काटी, गुल्ली बनाई, 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया बस। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है उनके सामान महंगे होते हैं। अब जो दूसरे विलायती मतलब दूसरे देशों के जो गेम है, ठीक है, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम, ऐब, नुकसान क्या है कि वो उनके जो सामान लेकर आओगे बहुत महंगे हैं। हम सब अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हैं कि अपनी सभी चीज़ों में अरुचि हो गई है, यानी कि अपने जो गेम है, जो पारंपरिक गेम पहले खेले जाते थे, उनमें अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। अब देखो, ये बहुत टाइम पहले की बात हो रही है जिसमें जो है 3-4 रुपए सालाना, यानी कि साल में 3-4 रुपए लिए जाते हैं सिर्फ खिलाने के लिए, जबकि आजकल फीस बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब वो बच्चे थे तब वो पढ़ते थे, और अब उनको पेंशन मिल रही है। पेंशन कब मिलती है, जब आप कोई जॉब कर रहे होते हैं, जॉब करने के बाद जब आप रिटायर होते हैं, तो रिटायर किस एज में होते हैं, 60 की एज में आप रिटायर होते हैं। 60 की एज के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू होती है। तो वही वो बोल रहे हैं कि मतलब वो 60 से बड़े हो चुके हैं, रिटायर है, उन्हें पेंशन मिल रही है। तो जब वो बच्चे थे तब वो पढ़ते थे, तो उस टाइम पर खेलने की जो फीस थी वो 3-4 रुपए सालाना थी, साल के 3-4 रुपए अलग से देने पड़ते थे। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। तो कोई ये सोचता ही नहीं था कि जो इंडियन गेम है, जो भारतीय खेल है, उनमें तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। दाम मतलब पैसा, कौड़ी पैसे के लिए यूज़ होता था, मतलब छोटा पैसा, जैसे आजकल आप 1 रुपया 2 रुपया करते हैं, उसी तरह से कौड़ी होती थी पहले। इनको तो जो है आप ऐसे ही खेल सकते हैं। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, हाँ ठीक है भैया, अगर किसी की आँख में लग गई तो आँख फूट सकती है। तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं है? तो अगर इससे आँख फूट जाने का है तो जो बॉल होती है, तो क्या उससे जो है सर नहीं फूट सकता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे।
अगर हम जो गुल्ली खेलने के बाद हमारे माथे पर या कहीं पर वो लग गई तो उसका निशान बना हुआ आज तक। तो हमारे दोस्त कई ऐसे भी हैं जो थापी थापी यहाँ पर अब किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, थापी का यूज़ करते थे कपड़े धोने के लिए, ठीक है, उसी को बैट बोला गया है, ठीक है। तो बैट बॉल वाला जो गेम है वो खेलते थे, तो अब जो उस थापी को, उस बैट को उन्होंने बैसाखी यानी कि सहारा बना लिया है उसकी वजह से ही। खैर यह तो अपनी अपनी रुचि है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है गेम्स में। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती थी, अब उन्हें वो गेम सबसे अच्छा लगता था। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडा बनाना। सबसे पहले क्या करना, सुबह निकलना, पेड़ पर चढ़ना, अच्छी सी टहनी लेना और उससे गुल्ली डंडा बनाना। वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, तो मतलब जितनी उसमें मतलब मज़ा आता था, अच्छा लगता था। और जमघट, खिलाड़ियों का जमघट यानी कि सब लोग वहाँ पर तैयार हो जाते थे खेलने के लिए, भीड़ हो जाती थी, लड़ाई झगड़े और वह सरल स्वभाव। अमीर गरीब का कोई बिल्कुल भेद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अमीर है कोई कौन गरीब है, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी। क्योंकि क्या था, जिसको भी खेलना, अगर कोई उसे नहीं खिला रहा तो वो आराम से जो है अपना नया बना सकता है। गुल्ली डंडा सिर्फ एक पेड़ की टहनी तो तोड़नी है उसे, तो ईजिली बन जाएगा। नहीं तो आजकल सूखी लकड़ियाँ जो है वो भी मिल जाती है, तो उनसे भी वो ईजिली बना सकते हैं। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। चौके पर यानी कि पहले चूल्हे पर खाना बनाता था, उसके सामने जो जगह है उसे चौका चूल्हा बोला जाता था, उस जगह पर बैठ के साथ में रोटियाँ बनती है, साथ में खाते हैं, वहाँ पर अपना गुस्सा कर रहे हैं। न नहाने की सुध है न खाने की, तो उस टाइम पर खेल में इतना मगन होते थे कि ना तो नहाने का याद रहता था ना ही खाना खाने का। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। तो गुल्ली वैसे तो छोटी सी है, लेकिन उसमें क्या है, सारी दुनिया की जितनी मिठाइयाँ हैं उनकी सबकी मिठास मिठास उसमें भरी है। तमाशों का आनंद है, जो नाटक हम देखते हैं, एड्स देखते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, उन सब का मज़ा जो है उसी में है। ये कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने। अब सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पयाल, धान के पौधे का सूखा पत्ता यानी कि पराली से जो बनता है वो। जेठ, उम्र में बड़ा। चबेना, भुना हुआ अन्न। थापी, आटा बेलने या रोटियां बनाने के लिए प्रयोग करने वाला सपाट लकड़ी का टुकड़ा। आप ये भी बोल सकते हैं। अदरवाइज जो है मोस्टली जो कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता था, बैट की शेप में होता था, इस तरह, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस तरह से बैट की शेप में वो बना होता था। सो कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है, बाद में इससे बच्चे जो है खेलते भी हैं। विलायती विदेशी, कोड़ी, मुद्रा का एक रूप। भय, डर। चौके, रसोई घर। शुद्ध, होश। मुहावरा, अब मुहावरा क्या होता है, मतलब मुहावरे का अर्थ ये कि किसी भी एक बात को छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में बोल देना, जिसका अर्थ क्या पता कुछ और हो और बोला कुछ और गया हो। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब है, वो कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे। इसके आंसर जो है एक्चुअली ये बातचीत के लिए है, तो आपको डिस्कशन करना है, चाहे तो आप ये लिख भी सकते हैं। लेखक को रामलीला की तैयारियों में पात्रों की सजावट देखना, क्योंकि वो सबसे पहले चला जाता था वहाँ पर, और छोटे मोटे काम करना सबसे अधिक उत्साहित करता होगा, जैसे कि पात्रों के लिए सामान लाना, उनकी सजावट में मदद करना और उनके रंग रूप को तैयार होते देखना। ये काम उन्हें इसलिए उत्साहित करते होंगे क्योंकि यह उत्सव का हिस्सा था और इसमें मज़ा और रौनक थी। आपको लेखक के बचपन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और ये बातें आपको अच्छी क्यों लगी। मुझे लेखक के बचपन में गुल्ली डंडा खेलना, आम के पेड़ों पर चढ़ना और रामलीला की तैयारी में हिस्सा लेना सबसे अच्छा लगा। ये बातें मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये सरल और मज़ेदार थी। गुल्ली डंडा में कोई खर्च नहीं था और पेड़ों पर चढ़ने में आज़ादी और रोमांच था। रामलीला के में उत्साह और रंग बिरंगी तैयारियां देखकर खुशी मिलती थी। खेलते समय चोट न लगे, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, खेल के नियमों का पालन करना, सावधानी से खेलना, जैसे गुल्ली या डंडा को सही दिशा में मारना, खेलने की जगह को खुला और सुरक्षित रखना जहाँ पत्थर या गड्ढे ना हो, एक दूसरे का ध्यान रखना और ज़्यादा जोश में न खेलना। लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे क्या क्या बातें करते होंगे। लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठकर शायद लेखक की शरारतों और देर से घर आने की शिकायत करते होंगे। वह यह भी बातें करते होंगे कि लेखक का पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ खेलने में समय बिताना चाहिए। इसके अलावा वे गांव की खेती, मौसम या रामलीला जैसे उत्सवों की वो बात करते होंगे। अब पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है आपकी लेखन पुस्तिका यानी कि नोटबुक में लिखना है। लेखक के चचेरे भाई हलदर की आयु कितनी थी। उनकी आयु कितनी थी, 10 साल। लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण क्या बताया। लेखक ने बताया कि उनके घर वाले इसलिए क्रोधित होते थे क्योंकि वह गुल्ली डंडा खेलने में इतना मस्त था कि नहाने और खाने की सुध भी नहीं रहती थी।
लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है? लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा बिना पैसे के खेले जा सकता है, सिर्फ पेड़ की टहनी से गुल्ली और डंडा बन जाता है। लेकिन विलायती खेलों का जो सामान है वो बहुत महंगे होते हैं और उनके लिए खास मैदान या कोर्ट की ज़रूरत होती है। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के किन किन अनुभवों को याद किया है? तो जैसे कच्चे टूटे घर में रहना और प्याल का बिछोना, नंगे पांव खेतों में घूमना और आम के पेड़ों पर चढ़ना, हलदर के साथ मौलवी साहब के पास पढ़ने जाना, रामलीला की तैयारियों में हिस्सा लेना और गुल्ली डंडा खेलना और उसका आनंद लेना। समझ और अनुभव। लेखक के बचपन के कौन कौन से काम आपने भी किए हैं? तो अब यहाँ पर आंसर सबके चेंज हो जाएंगे। सो मैंने भी अपने बचपन में पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़े हैं और दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा जैसे खेल खेले हैं। मेले में जाकर उत्सव देखना और दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ना भी मैंने किया है। यह काम मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं। लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। आप कौन कौन से खेल खिलौने स्वयं बना लेते हैं? किसी एक को बनाकर कक्षा में लेकर आइए और अपने समूह के साथ मिलकर खेलिए। सो मैं कागज़ की नाव, कागज़ का हवाई जहाज और लकड़ी के छोटे खिलौने बनाता हूँ। मैं कागज़ का हवाई जहाज बनाकर कक्षा में लाऊंगा और अपने दोस्तों के साथ उसे उड़ाकर खेलूंगा। तो आप इसी तरह से कोई भी एक खिलौना लेकर आ सकते हैं, जैसे भी आपके टीचर बोलेंगे। अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी को बल्ले की तरह उपयोग करते हैं। आप जो है अपने घर या पास पड़ोस की किन वस्तुओं को खेल खिलौने की तरह उपयोग में लेते हैं? जैसे कि दादाजी की छड़ी, उससे क्या कर सकते हैं? होकी बना सकते हैं। गत्ते का डिब्बा घर या कार, बोतल के ढक्कन से पहिए, प्लास्टिक की बोतल से बॉलिंग पिन और चम्मच से ड्रमस्टिक आदि। लेखक बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे। आप कौन से काम बहुत उत्साह से करते हैं? सो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने, साइकिल चलाने और मेलों में झूले झूलने के काम बहुत उत्साह से करता हूँ। इसके अलावा मैं नई कहानियाँ पढ़ने और अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलने में भी बहुत उत्साह दिखाता हूँ। मिलान कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों को उनके उपयुक्त विवरण के साथ मिलान करना है। जैसे कि पहले वाले में क्या हो रहा है? भ्रमण करना या इधर उधर चलना। दूसरा क्या है? चबाकर खाने के लिए भुना हुआ अनाज। ये क्या है? काठ का चपटा और चौड़े सिरे का डंडा, इसे जो है थापी बोलते हैं। कपड़े जो है असले मतलब उस पर थापी मारने के लिए, थाप मारने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है। और ये लास्ट आपका क्या है? कोड़ी है। ठीक है, एक समुद्री कीड़े का खोल जिसके पुरानी समय में मुद्रा के लिए यूज़ किया जाता था। तो जो कोड़ी वहाँ पर शब्द आया था वो इसके लिए था। इसको जो है पैसे की तरह यूज़ होते थे। खान पान। लेखक सवेरे सवेरे सबसे पहले मटर और जौ का चबेना खाते थे। चबेना के बारे में जानकारी यहाँ नीचे दी गई है। तो ये क्या होता है? चना चबेना प्राय हम उस खाद्य सामग्री को कहते हैं जो चबा कर खाई जाती है, जैसे मकई, चिवड़ा, भेल, कई तरह के बुने हुए दाने, बुने हुए चावल, चना, मटर और मुरमुरे, भुना हुआ हरा व उबला चना, दर्जनों ऐसी खाद्य सामग्रियां हैं जो हम भारतीय चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हो किसी न किसी रूप में चबाते हैं। कई प्रकार की कचरियाँ, कुरकुरे, पापड़, नमकीन, ये भी चबेनों का ही हिस्सा है। तो चबेना से यहाँ मतलब क्या था? जो चीज़ें आप चबा कर खाते हैं। तो यह चना चबेना यानी कि चना लेते थे और उसको चबा चबा कर वो खाते थे। लेकिन ये घरेलू कम व सामान्यतः बाजार में मिलने वाले उत्पाद हैं जिनमें स्वाद तो बहुत होता है लेकिन ये शरीर के लिए उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते। अब कौन सी चीज़ें? ये वाली, ठीक है, जो घर पे नहीं बनती हैं, जितने घर के बने चबेने होते हैं। ऐसे बनाया जाता है। अब ये चना चबेना बनता कैसे है? देश के विभिन्न स्थानों में चना चबेना विशेष ढंग से बनाया जाता है। चना चबेना में मटर, चना, सूखा चना, मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन, मक्का, पोहा, लाई, मूंगफली आदि खाद्य सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले इन सभी को कढ़ाई में नमक डालकर भली प्रकार यानी कि अच्छे से भून लिया जाता है। भुनने के बाद उसमें हल्का तेल मिलाया जाता है। मिर्च की चटनी के साथ प्याज और लहसुन भी मिलाए जाते हैं। इनसे चना चबेना का स्वाद बढ़ जाता है। आप दिन भर क्या क्या खाते पीते हैं? सूची बनाने। तो आप पूरा दिन क्या क्या खाते हैं? जैसे यहाँ पर लिख दिया है कुछ सूखे मेवे, फल सब्जियाँ, दूध, चपाती, सलाद, नींबू पानी, दही, इडली, चटनी, सूप। तो जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठता। दोपहर शब्द में पहर आया ना, इसका अर्थ होता है दिन का चौथा भाग। ठीक है, पहर का अर्थ या 3 घंटे का समय। सो एक दिन और एक रात में कुल मिलाकर कितने पहर होते हैं? सो एक दिन में कुल मिलाकर पूरा मतलब रात और दिन मिलाएंगे 24 घंटे हैं। 24 घंटे में होते हैं 8 पहर। एक पहर में 3 घंटे। ठीक है,
एक दिन और एक रात में 24 घंटे, चूंकि एक पहर में 3 घंटे होते हैं इसीलिए 24 से को डिवाइड करेंगे आप 3 से तो आएगा 8 पहर। नीचे दिन में दर्शाए 4 पहर दिए गए हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब आपको बताना है इस टाइम पर आप क्या क्या काम करते हैं। जैसे प्रातः 6 से 9 बजे तक उठना, नहाना, नाश्ता करना, स्कूल की तैयारी करना। 9 से 12 स्कूल में पढ़ाई, दोस्तों से बातचीत और खेल। 12 से 3 खाना खाना, आराम करना, होमवर्क और पढ़ाई। 3 से 6 बाहर खेलना, घर के छोटे काम करना और परिवार के साथ समय बिताना। तमाशा, गुल्ली है जरा सी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास है और तमाशों का आनंद भरा है। तमाशा का अर्थ है वह दृश्य जिसे देखने से मनोरंजन हो, जैसे मेला, नौटंकी आदि। नीचे जो है दिए गए नामों को पढ़िए, इनमें से कौन कौन से तमाशे आपने देखे हैं। अब ये कठपुतली है, नाटक है, बायोस्कोप है, करतब है। अब आपने जो देखे हैं आपको उनके ऊपर इस तरह से सर्कल लगा देना है जो आपने देखे हैं उन पर, ठीक है। कठपुतली का खेल तो ये आपकी क्लास में भी, आई थिंक आपके स्कूल में भी मिल जाएगा, जो थिएटर वगैरह बनाते हैं, सो वो वाले। तो जो भी आपने देखे हैं आप उसको इस तरह से सर्कल कर। आपने पाठ में रामलीला के बारे में पढ़ा है। हमारे देश में और अन्य देशों में भी दीपावली के आसपास स्थान स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। आप भी अपनी कक्षा या विद्यालय में रामलीला का मंचन कीजिए और इसके लिए सुझाव दीजिए। जैसे आप विद्यालय की वर्दी में भी रामलीला का मंचन कर सकते हैं, अतिरिक्त वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। पूरी रामकथा का मंचन ना संभव हो तो कुछ भी आप छोटे मोटे दृश्य लेकर कर सकते हैं, तो इस तरह से आप जो उसका मंचन करेंगे, ठीक है। आप अपनी स्कूल की वर्दी में ही रामलीला का मंचन कर सकते हैं, इसके लिए रंग बिरंगे कपड़े और विशेष सामान की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, अलग अलग दृश्य जैसे कि राम का जन्म, सीता स्वयंवर, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कर सकते हैं। शिक्षकों और पुस्तकालय से किताब लेकर आप जो आसानी से देख सकते हैं कि क्या क्या बातें आपको वहाँ बोलनी है। आप अपने टीचर और शिक्षकों की हेल्प ले सकते हैं। भाषा की बात, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। इन वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे लाइन लगाई है, रेखा खींची गई है, इन पर ध्यान दीजिए। यहाँ विलायती, बड़ा, महंगे शब्द क्रमशः खेल, ऐब तथा सामान की विशेषता बता रहे हैं कि सामान कैसा है, महंगा। ये जो खेल ऐब है, ऐब कैसा है, बड़ा, बहुत बड़ा ऐब है। खेल, कौन से खेल है, विलायती। आप जानते हैं कि खेल, ऐब और सामान ये क्या है, संज्ञा शब्द है। अब जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं विशेषण। तो अब इन्हें हमें पूरा करना, विशेषण और संज्ञा की किसकी विशेषता है। जैसे खेल विलायती, घर टूटा, बातें सारी, भाई चचेरा, साल 8, काम छोटे मोटे। इस तरह से जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा पेटी, कावेरी को कबड्डी खेलते हुए चोट लग जाती है। उसकी मित्र नीलोफर सभी से प्राथमिक चिकित्सा पेटी यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स मंगाती है, लेकिन वह किसी के पास नहीं थी। कावेरी को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद नीलोफर सभी को प्राथमिक चिकित्सा पेटी दिखाती है और उसमें रखी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, दवाइयाँ, उनके बारे में बताती है। अब जैसे कि यहाँ पर है तो आप भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, बैंडेड होनी चाहिए, छोटे घाव या खरोच लग जाए तो। एंटीसेप्टिक क्रीम, घाव को साफ करने के लिए, रोकने के लिए संक्रमण। कपास, घाव साफ करने के लिए होता है, कॉटन जो होती है। पट्टी, बैंडेज होती है घाव पे बांधने के लिए। दर्द निवारक दवा जो पेन किलर होती है हल्के दर्द को कम करने के लिए। डेटोल या सेवलोन वगैरह होता है घाव को साफ करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए। कैंची, पट्टी या कपड़े काटने के लिए। थर्मामीटर, बुखार चेक करने के लिए। टेप, पट्टी को चिपकाने के लिए। और बर्नोल, जलन के लिए। अब प्राथमिक चिकित्सा पेटी तैयार करने के लिए एक छोटा डब्बा लेना और उसमें ये सारी चीज़ें रखनी है। आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। वो सामान जब भी रखेंगे तो चेक करना है कि एक्सपायरी की डेट ना हो या ऐसा कुछ ना हो कि जो मतलब अभी चीज़ें यूज़ में नहीं है, मतलब टाइम टाइम पे उन्हें चेक करते रहना है। आपके खेल, ऐसे अनेक खेल आप सभी खेलते होंगे जैसे किसी विशेष महंगे सामान की आवश्यकता न पड़ती हो, बल्कि जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें आप स्वयं ही बना लेते हैं। तो ऐसे खेलों के आपको चित्र बनाने हैं और नीचे जो चित्र दिए उनको मिलान करना है। जैसे फर्स्ट वाला खेल कौन सा है, यहाँ पर इकड़ी दुकड़ी, सबका अलग अलग नाम होता है। ये आपका लट्टू हो गया, ये क्या है, पतंग, और ये वाला कौन सा है, कबड्डी। तो इस तरह से आपको इनको क्या करना है, मैच कर देना था यहाँ पर। अब चर्चा करनी है कबड्डी। इस खेल में 2 टीमें होती है। एक खिलाड़ी विपक्षी टीम के क्षेत्र में जाकर कबड्डी कबड्डी बोलता है और उनके खिलाड़ी को छूकर अपनी साइड लौटता है। इसी क्षेत्र में इसे कबड्डी ही कहते हैं। तो आपके जगह पर इसे क्या नाम से बुलाते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट है इकड़ी दुकड़ी। इसमें पत्थरों को जमीन पर रखकर एक पत्थर को उछालकर दूसरे को इकट्ठा करना होता है। इसे मेरे क्षेत्र में पिट्ठो के भी कहते हैं। लट्टू, इसमें लकड़ी का एक लट्टू होता है जिसको रस्सी से घुमाया जाता है, लट्टू या बम्बाराम। पतंग,
कागज़ की पतंग को धागे से उड़ाया जाता है और इसे पतंग या गुड्डी बोलते हैं। अब उन आनंदमयी खेलों की सूची बनाइए जो आप अपने दिव्यांग मित्रों के साथ, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनके साथ खेलते हैं। जैसे कि आप शतरंज खेल सकते हैं, दिमागी खेल है जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत नहीं है। कैरम खेल सकते हैं, बैठकर खेलना है। लूडो भी खेल सकते हैं। पहेलियाँ, कहानी, गाना और कहानी सुनना वगैरह ये सब खेल सकते हैं। पुस्तकालय से अपने पुस्तकालय में जाकर प्रेमचंद की जो लिखी कहानियाँ उनको पढ़ना और कक्षा में उनके बारे में बताना है। अब इन्हें भी जानिए। सन 1944 में महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत राजाराम पेटकर भारत के एक प्रसिद्ध पैरा ओलंपिक तैराक के रूप में जाने जाते हैं। पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समय समय पर आयोजित होने वाला ओलंपिक खेलों का एक कार्यक्रम है। सो ओलंपिक दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल ओलंपिक होता है और एक पैरा ओलंपिक होता है, जिसमें जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। पेटकर भारतीय सेना के जवान थे। सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कई गोलियां लगने के कारण वे लकवाग्रस्त हो गए थे, यानी कि उनका एक जो है पार्ट, हिस्सा जो है बॉडी का काम नहीं करता था। उन्होंने चिकित्सकों की सलाह पर तैराकी शुरू कर दी। कुश्ती, हॉकी आदि खेलों से में वे बचपन से ही रुचि रखने वाले मुरलीकांत पेटकर ने अपनी लगन और परिश्रम से कुछ ही समय में तैराकी में प्रवीणता प्राप्त कर ली। वे 1972 में हाइडेलबर्ग पैरालंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल वाले दिव्यांग तैराक बने। तत्पश्चात सन 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया था। ये उनकी पिक्चर है, तो इसे आपको खुद से पढ़ना था। नेक्स्ट है, पता लगाइए। अब आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, इनके देखो दोनों हाथ नहीं है, वो पैरा ओलंपिक में गई है। आपको बताना है ये कौन है। सो ये कौन है? पैरा ओलंपिक खिलाड़ी का नाम शीतल देवी है। ये भारत की एक पैरा आर्चर यानी कि क्या है, तीरंदाज है, और ये पैरों से जो है तीरंदाजी करती है। जन्म 10 जनवरी 2007, जन्म स्थान जम्मू कश्मीर भारत। खेल तीरंदाजी। उपलब्धियां, पैरा ओलंपिक खेल पेरिस 2024 में जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता था। विश्व चैंपियनशिप जो है रजत पदक जीता है, और एशियन चैंपियनशिप जो बैंकॉक में हुई थी, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल उसमें उन्होंने जीता, और 2023 जो सिंगल वाला था उसमें रजत पदक, और जो टीम वाला था उसमें स्वर्ण। एशियाई पैरा खेल स्वर्ण पदक जीता और रजत पदक, पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2023 में। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट भी इन्हें चुना गया था। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।